न माओवाद कम होगा, न नक्सलवाद कम होगा, न अलगाववाद कम होगा, न धर्मांतरण कम होगा, न जिहाद कम होगा, न मजहबी उन्माद कम होगा, न कट्टरवाद कम होगा, न घूसखोरी कम होगी, न जमाखोरी कम होगी, न मिलावटखोरी कम होगी, न कालाबाजारी कम होगी, न नशा तस्करी कम होगी, न मानव तस्करी कम होगी, कुछ भी कम नहीं होगा। मुकदमा चलता है तो जो कोर्ट जाता है केवल उसी को टेंशन नहीं होती है, पूरे परिवार को टेंशन होती है। माता पिता को टेंशन में होती है, पत्नी को भी टेंशन में होती है, अगर 2 बच्चे हैं तो उन 2 बच्चों को भी टेंशन होती है कि आज पिताजी फिर तारीख पे गए, फिर गए तारीख पे, फिर गए तारीख पे। यानी 37 साल बीत गए, अभी वो चकबंदी अधिकारी के यहाँ चल रहा है। 10 बीघे जमीन का मुकदमा है। जो पहले मुकदमा लड़ रहे थे वो खत्म हो गए, उनकी अगली पीढ़ी मुकदमा लड़ रही है। हर महीने बेचारा वो बस में करके और घर से रोटी बांध के तहसील जाता है या जिले में जाता है, तो महीने में जितना कमाता है मनरेगा में, महीने के अंत में उतना वकील साहब को दे के आ जाता है। किसी व्यक्ति ने किसी मोहल्ले में एक अपराध किया, आपने उसको 6 महीने साल भर के अंदर सजा दे दिया, तो दूसरा कोई अपराध, वो खुद दूसरा अपराध नहीं करेगा और दूसरा कोई अपराधी वहां पैदा नहीं होगा उस गली मोहल्ले में। विशाल खन्ना जी को विशेष धन्यवाद देता हूं और इस संस्था के इससे जुड़े हुए सभी लोगों को मैं विशेष धन्यवाद देता हूं जो आपने स्वतंत्रता के 75वीं वर्षगांठ पे आपने आयोजन किया है जस्टिस फॉर ऑल, द करप्शन एंड रिफॉर्म इन जुडिशरी। मेरा सबसे पसंदीदा टॉपिक है, इसलिए विशाल जी एक बार मेरे सुप्रीम कोर्ट चैम्बर में गए और 10 मिनट के अंदर मैंने हाँ कर दिया कि मैं आऊंगा। तहसील से सुप्रीम कोर्ट तक 5 करोड़ मुकदमे चल रहे हैं। कितने मुकदमे? आप लोग बोलते जाइए लगातार। हाँ, मैं भाषण नहीं करता, ऐसे संवाद। तहसील से सुप्रीम कोर्ट तक 5 करोड़ मुकदमे चल रहे हैं। इसका मतलब 5 करोड़ पक्ष है, 5 करोड़ विपक्ष है। स्वाभाविक सी बात है, जो मुकदमों के देरी से चलने पे फायदा जिसको होता है वो तो नहीं चाहेगा मुकदमा जल्दी खत्म हो जाए, लेकिन 5 करोड़ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं उनको जल्दी न्याय मिल जाए। किसी की जमीन पे कब्जा हो रखा है, किसी के परिवार में किसी का मर्डर हुआ है, जो भी हुआ है, तो 5 करोड़ लोग न्याय की आस में बैठे हुए हैं। मुकदमा चलता है तो जो कोर्ट जाता है केवल उसी को टेंशन नहीं होती है, पूरे परिवार को टेंशन होती है। माता पिता को टेंशन में होती है, पत्नी को भी टेंशन में होती है, अगर 2 बच्चे हैं तो उन 2 बच्चों को भी टेंशन होती है कि आज पिताजी फिर तारीख पे गए, फिर गए तारीख पे, फिर गए तारीख पे। तो 5 करोड़ मुकदमों से 5 करोड़ परिवार तनाव में है, और एक परिवार में अगर 6 आदमी मान के चले तो यानी 30 करोड़ भारतीय इस समय मुकदमों के कारण टेंशन में चल रहे हैं। मैं 2-3 एग्जांपल देता हूं। जौनपुर जिले में एक मुकदमा 1985 में शुरू हुआ और अभी चकबंदी अधिकारी के यहां चल रहा है। लगभग 450 तारीख मिल चुकी है उसको। ध्यान से समझिए, 1985 में शुरू हुआ, यानी 37 साल बीत गए, अभी वो चकबंदी अधिकारी के यहां चल रहा है। 10 बीघे जमीन का मुकदमा है। जो पहले मुकदमा लड़ रहे थे वो खत्म हो गए, उनकी अगली पीढ़ी मुकदमा लड़ रही है। लगभग 450 तारीख पड़ चुकी है। अभी चकबंदी अधिकारी के यहां से डिसाइड नहीं हुआ कि इस मुकदमे, इस जमीन का असली मालिक कौन है। चकबंदी अधिकारी डिसाइड करेगा, उसके बाद फिर अपील होगी, एसओसी में जाएगा, फिर अपील होगी डीडीसी में जाएगा, फिर अपील होगी हाई कोर्ट आएगा, फिर अपील होगी सुप्रीम कोर्ट आएगा। तो इस गति से आप मान सकते हैं कि 37 साल बीत चुका है, तो अभी 35 साल और लगेंगे। लगभग आपको 70-75 साल के बाद उसको न्याय मिलेगा। जबकि न्याय ये तो हमारा फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 21 में राइट टू जस्टिस हमारा फंडामेंटल राइट है। लेकिन सबसे कम काम उसी पे हुआ। बड़ी बड़ी योजनाएं, अग्नि मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल, पिनाक, त्रिशूल, पता नहीं वैज्ञानिकों ने हमारे सब क्या क्या बना लिया, लेकिन हमारे माननीय सांसदगण, क्योंकि इस पर ज्यादा जिम्मेदारी हमारे माननीय सांसदों की है जो कुल संख्या में 788 हैं, उन्होंने कभी इस पर गंभीरता के साथ संसद में चर्चा नहीं किया। सबसे ज्यादा परेशान हमारा वो गरीब है। वो मनरेगा में नौकरी करता है और हर महीने बेचारा वो बस में करके और घर से रोटी बांध के तहसील जाता है या जिले में जाता है, तो महीने में जितना कमाता है मनरेगा में, महीने के अंत में उतना वकील साहब को दे के आ जाता है। ये सिचुएशन है। ये सिचुएशन अभी बढ़ती जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह कि मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है, माननीय सांसद जी हैं यहाँ पे, ये जो कानून होता है ये दवा की तरीके काम करता है। जैसे दवा घटिया होगी तो बीमारी बढ़ेगी, ऐसे कानून घटिया होगी तो अराजकता बढ़ेगी। जस्टिस सिस्टम अगर
फास्ट नहीं होगा, अराजकता बढ़ेगी। किसी व्यक्ति ने किसी मोहल्ले में एक अपराध किया, आपने उसको 6 महीने साल भर के अंदर सजा दे दिया, तो दूसरा कोई अपराध, वो खुद दूसरा अपराध नहीं करेगा और दूसरा कोई अपराधी वहां पैदा नहीं होगा उस गली मोहल्ले में। लेकिन अगर वो जिसने अपराध किया, अपराध करने के बाद वो पार्षद और प्रधान बन गया या विधायक सांसद बन गया, तो याद रखिए कम से कम 100 लोग वही अपराध और करेंगे, क्योंकि उनको लगेगा अच्छा इसने ये अपराध किया था, ये हो गया, ये तो खनन माफिया था, देखो सांसद बन गया, चलो हम भी खनन वाला काम कर लेते, ये कानून तोड़ता था, ये बन गया, चलो हम भी ये तोड़ लेते। तो ये जो कानून है पूरी तरीके से दवा की तरीके काम करता है। जैसे मैंने आपको बताया, दवा खाएंगे तो या तो शरीर स्वस्थ होगा या अस्वस्थ होगा, एज इट इज नहीं रहेगा। वैसे ही जस्टिस सिस्टम अच्छा होगा तो आपकी अराजकता कम होगी, अपराध कम होगा, भ्रष्टाचार कम होगा, घूसखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी, नशा तस्करी, मानव तस्करी, सभी तरीके के अपराध कम होंगे। अगर आपका जस्टिस सिस्टम अच्छा नहीं है, यानी कानून अच्छा नहीं है, व्यवस्था अच्छी नहीं है, रूल्स रेगुलेशन अच्छे नहीं है, तो स्वाभाविक सी बात है हर तरीके की अपराध बढ़ेगा, अराजकता बढ़ेगी। और इसका मैं आपको 2-4 एग्जांपल आप खुद सोचिए। जो समस्या भारत में है वो अमेरिका, सिंगापुर या और जिसको हम डेवलप्ड कंट्री कहते हैं वहां क्यों नहीं है? हमारे यहां जिस तरीके का इलीगल इंक्रोचमेंट सड़क के किनारे किया जाता है, अमेरिका, सिंगापुर में क्यों नहीं किया जाता? हमारे यहां जिस तरीके से बिना हेलमेट के लोग चलते हैं, अमेरिका, सिंगापुर में लोग क्यों हिम्मत नहीं करते बिना हेलमेट के चलने के? हमारे यहां बिना सीट बेल्ट के लोग चलते हैं, वो अमेरिका, सिंगापुर में लोग क्यों नहीं हिम्मत करते चलने के? हमारे यहां जिस तरीके से लोग दूसरे की जमीन पे कब्जा कर लेते हैं, अमेरिका, सिंगापुर में लोग क्यों नहीं हिम्मत करते दूसरे की जमीन पे कब्जा करने के? हमारे यहां जिस तरीके से आए दिन चेन स्नेचिंग हो जाती है, मोबाइल छीन लेते हैं, या लड़कियों के साथ अत्याचार होता है, बहन बेटियों के साथ अत्याचार होता है, वो अमेरिका, सिंगापुर में क्यों नहीं होता? बड़ी सीधी सी बात है। एक चीज समझ लीजिए, ड्राइवर कितना ही अच्छा हो, अगर गाड़ी घटिया है तो यात्रा सुरक्षित हो सकती है क्या? जोर से बोलिए जरा। ड्राइवर अच्छा हो लेकिन गाड़ी घटिया हो, यात्रा सुरक्षित हो सकती है? मिस्त्री अच्छा हो लेकिन बिल्डिंग मटेरियल खराब हो, घर सुरक्षित हो सकता है? डॉक्टर अच्छा हो लेकिन दवा घटिया हो, शरीर स्वस्थ हो सकता है क्या? ऐसे ही शासक कितना ही अच्छा हो, कितना ही मेहनती हो, कितना ही ईमानदार हो, कितना ही राष्ट्रभक्त हो, लेकिन अगर कानून घटिया है, न्यायिक व्यवस्था जो है कमजोर पड़ गई है, तो याद रखिए न माओवाद कम होगा, न नक्सलवाद कम होगा, न अलगाववाद कम होगा, न धर्मांतरण कम होगा, न जिहाद कम होगा, न मजहबी उन्माद कम होगा, न कट्टरवाद कम होगा, न घूसखोरी कम होगी, न जमाखोरी कम होगी, न मिलावटखोरी कम होगी, न कालाबाजारी कम होगी, न नशा तस्करी कम होगी, न मानव तस्करी कम होगी, कुछ भी कम नहीं होगा। जो समस्या भारत में है वो अगर अमेरिका में नहीं है, तो क्या अमेरिका के राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री से ज्यादा काबिल है, ज्यादा मेहनती है, ज्यादा ईमानदार है? नहीं। डिफरेंस क्या है दोनों देशों में? कानून। दैट्स इट। केवल और केवल और याद रखिए, अगर आप इसको सुधारेंगे नहीं तो कुछ भी ठीक नहीं हो, कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। आखिर क्या कारण है भारत में रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठी आते हैं? एक मेरी पीआईएल चल रही है, माननीय विकास सिंह जिसमें अपियर भी करते हैं। 2017 में मैंने पीआईएल फाइल किया था कि भारत में 5 करोड़ रोहिंग्या बांग्लादेशी आ चुके हैं। ये रोहिंग्या बांग्लादेशी अमेरिका क्यों नहीं जाते, सिंगापुर क्यों नहीं जाते, चाइना क्यों नहीं जाते, फ्रांस क्यों नहीं जाते, भारत क्यों आते? क्योंकि हमारा कानून घटिया है। हमारे यहां 1946 का फॉरेनर एक्ट चल रहा है, वो फॉरेनर एक्ट एकदम टीथलेस है, उसमें कोई दांत नहीं है। उन सबको पता है, बाहर वालों को, कि यहां घुस जाओ, एक बार घुस गए कोई दिक्कत नहीं। और जो सबसे बड़ी समस्या है, एक कड़वी सच्चाई आप इसको समझिए, घुसपैठिए घूस दे के आते हैं, घूस दे के आधार बनवाते हैं, घूस दे के राशन कार्ड बनवाते हैं, घूस दे के बर्थ सर्टिफिकेट बनवाते हैं, घूस दे के ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं, और घूस दे के वोटर आईडी बनवाते हैं। अब सवाल यह है
कि भारत में लोग 2-3 हजार रुपए दे के 5-5-6 मतलब 10-12 हजार रुपए में 5-6 डॉक्यूमेंट तैयार करा लेते हैं। ऐसा अमेरिका सिंगापुर में क्यों नहीं करा लेते? क्योंकि हमारे यहां आप फर्जी डॉक्यूमेंट बना दीजिए आधार, अब वो आधार आपने फर्जी बनाया है, यह सिद्ध करने के लिए कम से कम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आपको लड़ना पड़ेगा। हमारे यहां लोग फर्जी पासपोर्ट बना के क्यों कैसे दे देते हैं? फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस, घर बैठे बैठे ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है कि नहीं मिलता? घर बैठे बैठे और वोटर आईडी आती है, घर बैठ के आपके आधार आता है, घर बैठ के आपका राशन, सारे डॉक्यूमेंट कैसे आ जाते हैं? इसलिए मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर आप वास्तव में इस देश को सुधारना चाहते हैं, हम चाहते हैं इस देश में रूल ऑफ लॉ हो, इस देश में कानून का शासन हो, तो सबसे पहले हमें कानून बदलना पड़ेगा, और जिसकी कोई लागत नहीं है, जिसकी कोई लागत नहीं है, कानून बदलने की कोई लागत नहीं है। हम हजारों करोड़ रुपए खर्च करके हाईवे बना लेते हैं, हजारों करोड़ रुपए खर्च करके एयरपोर्ट बना लेते हैं, हजारों करोड़ खर्च करके हम रेलवे लाइन की बिछा लेते हैं, लेकिन हम कानून नहीं बनाते जो फ्री में बन सकता है। 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करके आप हाईवे बनाएंगे, ज्यादा से ज्यादा उस पर 1 करोड़ लोगों को बेनिफिट होगा। 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करके आप मुंबई दिल्ली का एक्सप्रेसवे बनाएंगे, उस पर 1 करोड़ लोगों को फायदा होगा, उतने लोग चलेंगे। लेकिन आप फ्री में अच्छा कानून बना दीजिए, 140 करोड़ लोगों को फायदा होगा। भारत में जुडिशियल रिफॉर्म खर्च करने पे ज्यादा से ज्यादा 10,000 करोड़ का खर्चा आएगा, मैक्सिमम 10,000 करोड़। इतना तो हमारे देश में चुनाव के बाद लोग मुफ्त में बांट देते हैं। कोई कलर टीवी बांट रहा है, कोई वॉशिंग मशीन बांट रहा है, कोई जो है मंगलसूत्र बांट रहा है, किसी किसी राज्य में अलग अलग, कोई किसी राज्य में लैपटॉप बांटा जा रहा है, किसी राज्य में स्मार्टफोन बांटा जा रहा है, कुछ न कुछ फ्री में बांटा जा रहा है। यह कितने दुख की बात है। हम आजादी की 75वीं वर्षगांठ बना रहे हैं, हमारा थाना आज भी अंग्रेजी कानूनों से चलता है, हमारी तहसील आज भी अंग्रेजी कानूनों से चल रहा है, हमारा जिला आज भी अंग्रेजी कानूनों से चल रहा है, हमारा हाई कोर्ट आज भी अंग्रेजी कानूनों से चल रहा है, हमारा सुप्रीम कोर्ट आज भी अंग्रेजी कानूनों से चल रहा है। हम इतने सक्षम नहीं हुए कि हम अपना कानून अपने हिसाब से वर्तमान रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना ले। मंगल पे जाने की तैयारी, चंद्रमा पे पहुंच गए, मंगल पे तैयारी चल रही है, बड़े बड़े रॉकेट लॉन्च कर दिए, लेकिन मैकाले का बनाया हुआ 1860 का इंडियन पिनल कोड हम नहीं बदल पाए। मैं अभी अमेरिका का फेडरल पिनल कोड पढ़ रहा था, तो मैं उसमें कंपेयर कर रहा था कि जो घटना उदयपुर में हुई है, अगर यह घटना अमेरिका में हुई होती तो कितनी सजा मिलती। हमारे इंडियन पिनल कोड में एक धारा है 302, मर्डर। पति पत्नी को मारे तब भी 302, भाई भाई को मार दे तब भी 302, सड़क पर रोड रेज हो जाए तब भी 302, आतंकवादी मार दे तब भी 302, एक बिस्वा जमीन की लड़ाई हो जाए, मर्डर हो जाए तब भी 302, 10 बीघे जमीन की लड़ाई मर्डर हो जाए तब भी 302। हमारे पूर्वांचल में कहावत है, सब धान 22 पसेरी। जो लोग पूर्वांचल के होंगे जानते होंगे। अमेरिका का मैं फेडरल पिनल कोड पढ़ रहा था, मर्डर की अलग धारा, बुचरिंग की अलग धारा, जेनोसाइड की अलग धारा, हेट क्राइम की अलग धारा, टेररिज्म की अलग धारा। तो जब मैंने कैलकुलेट किया तो पता चला कि कन्हैया को जिसने मारा उदयपुर में, अगर उसने अमेरिका में मर्डर किया होता उसको 550 साल सजा होती। अमेरिका में कितनी होती? 550 साल। भारत में कितनी होगी? आजीवन कारावास, फांसी नहीं होगी। फांसी हुई क्या पिछले 20 साल? बताइए। याकूब मेनन के अलावा और अफजल गुरु के अलावा किसी को फांसी हुई? जबकि हर हफ्ते एक दो लोगों को मार दिया जाता है, नहीं हुई फांसी। तो इसलिए मेरा यह कहना है कि सबसे पहले जो सरकार कर सकती है देश हित में, बिना किसी बजट के, कम से कम पैसे में, बिना लोगों पे एक्स्ट्रा टैक्स थोपे हुए, वो जुडिशियल रिफॉर्म कर सकती है, जो ये विषय है। और जहां तक बात करप्शन की है, केंद्र और राज्य का टोटल बजट 70 लाख करोड़ रुपए है। कितना है भैया? इस 70 लाख करोड़ का 20%
घूसखोरी, कमीशनखोरी, दलाली, कटमनी, तोलाबाजी में चला जाता है। 70 लाख करोड़ का बजट का 20% का मतलब हुआ 14 लाख करोड़। यह 14 लाख करोड़ बचाया जा सकता है, यह 14 लाख करोड़ बचाया जा सकता है अगर उस पर गंभीरता के साथ चर्चा हो। कैसे बच सकता है? सरकार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रही है, इसका मतलब 80 करोड़ लोग पर डे 150 रुपए से कम खर्च करते हैं। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 110 करोड़ लोग पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं। तो भारत के 110 करोड़ लोग पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं, यानी 80% लगभग। जो 20% लोग 100 रुपए से ज्यादा खर्च करते हैं, उनके पास एटीएम है, पेटीएम है, भीम है, यूपीआई है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है। तो फिर ये 500 और 2000 की नोट किस लिए? जो 20% लोग 100 रुपए ज्यादा खर्च करते हैं, उनके पास सब है। जो खर्च नहीं करते, उनको 2000 नोट की जरूरत नहीं है। अगर हम 100 रुपए से बड़ी नोट बंद कर दें तो 25% भ्रष्टाचार तुरंत खत्म हो जाएगा, तुरंत खत्म हो जाएगा। और भ्रष्टाचार खत्म होने का मतलब 25% भ्रष्टाचार खत्म होने का मतलब 25% घुसपैठ खत्म हो जाएगी, 25% धर्मांतरण खत्म हो जाएगा, 25% अलगाववाद खत्म हो जाएगा, 25% आपका खालिस्तानी अलगाववाद खत्म हो जाएगा। सभी जितनी देश विरोधी गतिविधियां हैं सब 25% कम हो जाएंगी, क्योंकि कोई भी देश विरोधी एंटी नेशनल एक्टिविटी फ्री में नहीं होती, सब बाकायदा पैसे से होती है।